नमस्कार। आज शिवरात्रि है तो सबसे पहले आप सभी को जो है वो शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए आज जो है हम हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारे पास शिवरात्रि से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट शिवरात्रि फेयर। तो बोलते हैं शिवरात्रि मेले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कुछ कथन हमारे पास दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि इनमें से शिवरात्रि मेले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो हम सभी स्टेटमेंट्स को देखते हैं। बोलते हैं कि अजबर सेन स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी की अजबर सेन के द्वारा जो था मंडी की शिवरात्रि मेले को स्टार्ट करवाया गया था। आगे बोलते हैं शिवरात्रि फेयर एट मंडी लास्ट फॉर 6 डे की मंडी का शिवरात्रि मेला जो है वो 6 दिनों तक चलता है। उससे आगे बोलते हैं कि सूरज सेन गेव द शिवरात्रि फेयर द फॉर्म ऑफ अ कल्चरल फेस्टिवल की शिवरात्रि मेला जो मंडी का है उसको सूरज सेन के द्वारा कल्चरल फॉर्म एक दी गई थी। और आगे बोलते हैं माधव राय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द शिवरात्रि फेयर। तो बोलते हैं कि माधव राव की जलेब जो है वो मेन अट्रैक्शन होती है शिवरात्रि मेले की। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट से जो है क्वेश्चन को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अजबर सेन के द्वारा के मंडी का शिवरात्रि मेला स्टार्ट करवाया गया था, बिल्कुल सही बात है। इनके द्वारा ही जो था ये मेला स्टार्ट करवाया गया था। और कब करवाया गया था इनके द्वारा स्टार्ट, ये लगभग 1526-27 में जो था उस मेले को स्टार्ट करवाया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा। राजा अजबर सेन जो था वो मंडी के वो राजा थे जिनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। अब हमने गिरिराज पत्रिका में एक ईश्वरी सेन की कहानी भी पढ़ी है कि ईश्वरी सेन संसार चंद के चंगुल से छूटकर जब आए थे तो लोगों ने जो था वो बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया था और तब से शिवरात्रि मनाया जाता है। सूरज सेन के बारे में भी हमने कहानी पढ़ी है, परंतु इन सब में हम देखें तो अजबर सेन सबसे पहले राजा आते हैं और कहा जाता है कि उनके द्वारा ही इसको एग्जैक्टली स्टार्ट करवाया गया था और क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे गए हैं। आगे बोलते हैं शिवरात्रि फेयर एट मंडी लास्ट फॉर 6 डे की शिवरात्रि मेला 6 दिनों तक चलता है। नहीं, 6 दिनों तक ये नहीं चलता, ये 7 डेज तक जो है वो चलता है। 7 डेज तक ये चलता है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। उससे आगे बोलते हैं शिवरात्रि सूरज सेन के द्वारा जो था शिवरात्रि मेले को एक कल्चरल फेस्टिवल की फॉर्म दी गई थी। तो ये भी सही बात है, सूरज सेन के द्वारा जो था वो उसको कल्चरल फेस्टिवल की फॉर्म जो था वो दी गई थी। आगे बोलते हैं माधव राय की जलेब इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ मंडी शिवरात्रि। तो बोलते हैं माधव राव की जलेब जो है वो मंडी शिवरात्रि में निकाली जाती है और इसकी प्रमुख जो है वो उसका आकर्षण का केंद्र जो है वो होता है। ये भी सही बात है, माधव राय की जलेब जो है वो यहाँ पर निकाली जाती है और ये मंडी के शिवरात्रि मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो है वो होता है। हम बात करते हैं माधव राय की जलेब का क्या संबंध है मंडी के शिवरात्रि मेले से। देखिए कहा जाता है कि राजा सूरज सेन जो हुआ करते थे ना, उनके 18 पुत्र होते थे और जब तक वो जिंदा थे सूरज सेन, उनके रहते रहते इन सभी पुत्रों की जो था मृत्यु हो गई थी। तो इनका कोई भी उत्तराधिकारी जो था वो नहीं था। यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, निराश थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान माधव राय को जो था वो सारा राजपाट जो था वो सौंप दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मंडी के किस राजा ने माधव राव को जो था अपना सारा राजपाट सौंपा था। तो वो राजा सूरज सेन थे। अब सूरज सेन के द्वारा माधव राव जी को जो था वो अपना सारा राजपाट समर्पित कर दिया गया। उसके बाद वो माधव राव जी के जो था वो संरक्षक बन गए थे और शासन जो था वो चलाते थे। अब भगवान की मूर्ति भी इनके द्वारा बनवाई गई थी। भगवान विष्णु की या फिर भगवान विष्णु माधव राय की एक चांदी की मूर्ति जो था वो इनके द्वारा बनवाई गई थी। और ये मूर्ति जब भी शिवरात्रि मेला स्टार्ट होता है तो ये मूर्ति पालकी में बैठाकर जो है वो मंदिर से बाहर जो है वो लाई जाती है और तभी से जो है वो मंडी का शिवरात्रि मेला है वो ऐसे ही जो है वो स्टार्ट होता है माधव राय की जलेब के साथ ही। मंडी की जो आसपास के स्थान हैं, गांव हैं, वहाँ के जितने भी देवी देवता हैं वो सभी आते हैं यहाँ पर और माधव राय जी को जो है वो श्रद्धांजलि देते हैं, इनकी जो है वो आशीर्वाद जो है वो लेते हैं। तो इस तरह से माधव राय की जलेब जो है वो इंपॉर्टेंट है और मंडी का शिवरात्रि मेला 6 दिनों तक नहीं 7 दिनों तक चलता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। बैजनाथ टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 नेटिव मर्चेंट्स आहुका एंड मनुका इन विच ईयर। तो बोलते हैं बैजनाथ का मंदिर ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। 2 देसी जो ये व्यापारी थे जिनका नाम आहुका और मनुका था, इनके द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था। देखिए बैजनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये भी जो है वो भगवान शिव को ही जो है वो डेडिकेटेड है। और अगर ना आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर भी जो हमारा न्यूज़पेपर वाला ग्रुप है उस पर जुड़े हुए हैं, तो पिछले कल ही मैंने एक कटिंग न्यूज़पेपर की शेयर की थी आपके साथ, जहां पर बताया गया था, जो पहले ही पेज पर आया था, कि बैजनाथ में जो है वो इस बार राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, परंतु वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को जो है ड्राइव किया। और बैजनाथ का जो मंदिर है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1204 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1204 में 2 व्यापारी थे आहुका और मनुका, इनके द्वारा इसको जो था वो स्थापित किया गया था। भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है और कहते हैं कि ये मंदिर जो है संसार चंद के द्वारा बाद में चलकर 19th सेंचुरी में रेनोवेट भी करवाया गया था। संसार चंद के द्वारा कुछ धनराशि दी गई थी कि इस मंदिर को जो है वो रेनोवेट करवाया जाए। ये मंदिर शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और
ये जो भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर रावण को भी जो है वो साथ में जोड़ा जाता है, क्योंकि रावण के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर पिंडी जो था वो स्थापित करवाई गई थी। किस तरह से करवाई गई थी? रावण ने जो था वो भगवान शिव का वो भगत होता ही था, उसने बहुत कड़ी तपस्या जो था वो भगवान शिव की और भगवान शिव उसकी तपस्या से जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। रावण ने तपस्या इतनी गंभीर रूप से की थी कि अपने सारे 10 के 10 सर जो था वो भगवान शिव को अर्पित भी कर दिए थे। जब भगवान शिव इसकी तपस्या से जो है प्रसन्न होते हैं तो भगवान शिव ने कहा कि वर मांगो, तो उसने कहा कि आप ना मेरे साथ लंका चल पड़ो। तो भगवान शिव भी परेशान हो गए। भगवान शिव ने कहा कि चलो ठीक है, मैं लंका तो चल पड़ूंगा, परंतु जहाँ पर मेरा शिवलिंग आप ले जाओगे उठाकर, एक बार अगर कहीं पर रख दिया ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और वो जा रहे थे, उनको लघु शंका जाना था, बीच में बैजनाथ पहुंचे थे तो नारायण उनको मिल गए। तो उन्होंने जो था वो नारायण के पास भगवान शिव की मूर्ति जो था वो पकड़ाई और खुद लघु शंका के लिए गए। और जैसे ही वो आए तब तक वो मूर्ति नीचे रख दी थी और यहीं पर जो था वो मूर्ति जो था वो स्थापित हो गई थी। बैजनाथ में जो है रावण का पुतला जो है वो नहीं जलाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी कहानी जो था वो थी। अब कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बने आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज सिलेक्टेड अंडर हिम कुक्कुट पालन योजना अप टू दिसंबर 2023। आप कहेंगे कि क्या यार ये बेनिफिशियरीज वाले क्वेश्चन भी अब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर 1 में पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो याद करने पड़ेंगे। और पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो 2 नंबर पक्के करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो 2 से ज़्यादा नंबर ये उड़ा कर ले जाएंगे आपके। तो देखिए बोलते हैं कि ये बेनिफिशियरीज कितने हैं इस होम कुक्कुट पालन योजना के तहत? तो 101 लोगों को जो है बेनिफिट मिल चुका है दिसंबर 2023 तक। कैसे, पूरी बात क्या है? बोलते हैं ये जो योजना है ना, हिम कुक्कुट पालन योजना, इसमें मुर्गियां वगैरह पालने के लिए जो है इंसेंटिव दिया जाता है। कहते हैं कि इस योजना के तहत बजट में जो है 487.08 लाख करोड़ जो है वो स्पेंड किया गया है और 123 पोल्ट्री यूनिट जो है वो हिमाचल में स्थापित किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और इसमें जो है वो लगभग 3,000 जो है वो जो ब्रॉयलर चिक्स हो गया, फीड हो गया, फीडर हो गया, ड्रिंक्स हो गया, ये सब जो है वो दिया गया है बेनिफिशरीज को इस योजना के तहत जो है वो 60% सब्सिडी भी दी जाती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कितनी % सब्सिडी दी जाती है? तो 60% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। सब्सिडी किस लिए दी जाती है? तो ये सब्सिडी जो है वो दी जाती है बोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चाहे वो शेड बनाने पर करता है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने पर करता है, चाहे वो फीडर के लिए करता है, चाहे वो ड्रिंकर के लिए करता है, तो इसमें सब्सिडी दी जाती है। और रिक्रूटिंग कॉस्ट जो होती है ना चिक्स की, फीड की, उसमें भी जो है वो सब्सिडी ये दी जाती है। तो कितनी % सब्सिडी दी जाती है इस हिम कुक्कुट योजना के तहत? 60% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। और बोलते हैं कि अप टू दिसंबर 2023 101 बेनिफिशरीज हैव बीन सिलेक्टेड। तो दिसंबर 2023 तक जो है वो 101 बेनिफिशरीज जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिनको सब्सिडी जो है वो 170.12 लाख जो है वो रिलीज की गई है या फिर दी गई है। तो ये है हिम कुक्कुट पालन योजना के तहत। वैसे तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मुख्य रूप से कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला, कितनी % सब्सिडी दी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने डिटेल से बता दिया, कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इजीली अब इसको टिक कर देंगे इसका आंसर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी पीक ऐसी है जो अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो सही रूप से सुमेलित की गई है या फिर जिसका मिलान जो है वो सही रूप से किया गया है? कुछ पीक दिए गए हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं। एक जोरखाडेन पीक दी गई है, एक मुकरबेह पीक दी गई है, एक जो है वो माइवा कानिंदो कर जो है वो पीक दी गई है, माइबा कांदिनो कर पीक दी गई है, और एक जो है वो भगवारंग पीक जो है वो दी गई है। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सी पीक जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और उसका एल्टीट्यूड कितना है। हम सिर्फ 4 ही पीक्स ये यहाँ से पढ़ेंगे, परंतु ऐसे पढ़ेंगे कि इनका एल्टीट्यूड भी जो है वो आप याद कर पाएँ या फिर वो आपको याद हो जाए। सबसे पहले जोरखाडेन पीक जो है वो दी गई है। जोरखाडेन पीक क्या लाहौल स्पीति में है? देखो ये जोरखाडेन पीक जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित नहीं है, ये लाहौल स्पीति में नहीं है। फिर ये कहाँ पर है? ये जो है वो किन्नौर में जो है वो आती है। अगर ये किन्नौर में आती है तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है जोरखाडेन पीक का? अगर हम इस जोरखाडेन पीक की बात कर ही रहे हैं तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो 6473 मीटर जो है वो आता है। ठीक है जी। एक मुकरबेह पीक जो है वो दी गई है। मुकरबेह पीक जो है वो क्या, ये किन्नौर में आती है। अगर किन्नौर में आती है तो कितना एल्टीट्यूड है, अगर किन्नौर में नहीं आती तो कहाँ पर आती है और कितना एल्टीट्यूड है? मुकरबेह पीक जो है वो किन्नौर में नहीं आती, ये लाहौल स्पीति में जो है वो आती है। इसका एल्टीट्यूड कितना है? अब इसके एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 6070 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। 6070 मीटर इसका एल्टीट्यूड है। एक जो है वो माइवा कांदिनो कर पीक है, क्या ये कुल्लू में जो है वो आती है? अगर कुल्लू में आती है तो कितना एल्टीट्यूड है इसका? देखो ये जो माइवा कांदिनो कर पीक है ये बिल्कुल सही तरीके से जो है मैच की गई है, ये कुल्लू में ही आती है और इसका एल्टीट्यूड है 5944 मीटर, ये इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। और एक जो है वो यहाँ पर पावारंग पीक जो है वो दी गई है। ये जो पावारंग पीक यहाँ पर दी गई है ये क्या
चंबा में आती है, ये चंबा में नहीं आती, ये किन्नौर में जो है वो आती है। कहाँ पर आती है? ये किन्नौर में आती है, किन्नौर में आती है। और किन्नौर में अगर आती है तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है? इसका एल्टीट्यूड है 6350 मीटर, ये 6350 मीटर करके जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। तो जोरखाडेन किन्नौर में, मुखरबेह लाहौल स्पीति में, माइबा कांदिनो जो है ये कुल्लू में आती है, और पावारंग कर जो है वो किन्नौर में आती है। इनका एल्टीट्यूड भी आपने ध्यान रखना, अगर एल्टीट्यूड भी पूछा गया तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, ये सही टाइम है अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देने का। यहाँ से आप अपनी हिमाचल जीके को, नेशनल इंटरनेशनल जीके को, करंट अफेयर को जो है वो अच्छे से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, टाइमली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अभी अलग से जो है डाली जा रही हैं, जो कि मेंशन नहीं किया गया था, परंतु वो डाली जा रही हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो डाली जा रही हैं, ताकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकें। पेपर 1 की भी 2 टेस्ट सीरीज वहाँ पर डाल दी गई हैं, और हिंदी इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज आपको डाली गई हैं, ताकि जो है वो आपकी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके। ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो 2, 4, 5 नंबरों की कमी रह जाती है उस कमी को आप दूर कर सकें, और फाइनली जो है वो आपको अपनी सिलेक्शन जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिल जाए, या फिर पेपर 1 के लिए आप क्वालिफाई कर पाएँ। तो जल्दी से स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। स्लॉट 1 तो बुक हो गया है, स्लॉट 2 में खुद को रजिस्टर कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एज इकोनॉमिक सर्वे 2023। तो ये एज पर बताना है आपको इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में। बोलते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हैव बीन सेट अप एट शिमला एंड धर्मशाला, कि हिमाचल में 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर शिमला और धर्मशाला में स्थापित किए गए हैं। और बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एन अमाउंट ऑफ 20.5 लाख हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ईच डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो बोलते हैं कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में जो ये 2 रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, इनको 20.55 लाख रुपया जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। अब देखिए, पहली बात कि हिमाचल में 2 डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, परंतु क्या ये शिमला और धर्मशाला में है? नहीं, ये शिमला और धर्मशाला में नहीं है। ये कहाँ पर है वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक हमीरपुर में आता है और एक धर्मशाला में जो है वो आता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 20.55 लाख रुपया जो है प्रोवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को, तो ये सही बात है, इतना ही अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो हमारे पास ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। तो ओनली 2 इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल से भी दिया है कि 2 डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हमीरपुर में है एक धर्मशाला में है। इनको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 20.55 लाख रुपए प्रोवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में ना जो रिहेबिलिटेशन अलाउंस दिया जाता है एक लेपर्स को, लेपर्स यानी कि कुष्ठ रोगी जो होते हैं ना, उनको रिहेबिलिटेशन अलाउंस भी जो है वो दिया जाता है। अगर कोई 69 ईयर तक जो है, अप टू 69 ईयर तक कोई कुष्ठ रोगी है, तो उसको जो है वो 1000 रुपया जो है वो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन अलाउंस जो है वो दिया जाता है। और उसी तरह अगर कोई पेशेंट है जो कि 70 से ऊपर है, अबव 70 है, तो उसको जो है वो 1700 रुपया जो है वो ये अलाउंस जो है वो दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन अलाउंस। और फीमेल है अगर कोई 65 से लेकर 69 एज ग्रुप के बीच में, तो उसको 1150 रुपया जो है लेप्रेसी अलाउंस जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से ये अलाउंसेस भी पूछ लिए जाते हैं, जो रिहेबिलिटेशन अलाउंस लेपर्स को दिया जाता है, वो आपने ध्यान रख लेना था। यहाँ से आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट GSDP विच इज एस्टिमेटेड इन हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के बजट 2024-25 में जो है वो अनुमानित जो राजकोषीय घाटा है उसमें GSDP के प्रतिशत को जो है वो कितना पहचानिए, वो कितना प्रतिशत जो है वो है GSDP के। तो फिस्कल डेफिसिट पहचानना है कि GSDP के कितने परसेंट है, तो ये 4.7% जो है वो आती है। आपने याद रखना है फिस्कल डेफिसिट कितना था हिमाचल का, 4.7% था, और ये 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार जो था वो था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना ही पूछा जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा डेप्थ से जाने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ पर इतना याद रखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द फाइनल वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उनमें
अंतिम जो मतदान प्रतिशत रहा, अंतिम जो टर्नआउट रही वोटिंग की, वो कितनी रही। तो 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, आपको ध्यान हो तो वो 18th नंबर के 18वें नंबर के जो था वो इलेक्शन हुए थे। और हिमाचल प्रदेश में जो है जो फाइनल टर्नआउट रहा था वो 71.45% रहा था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हिमाचल में ये फाइनल टर्नआउट जो था वो 71.45% रहा था। और अगर हम बात करते हैं हिमाचल में कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, हिमाचल में 4 लोकसभा की सीट्स हैं प्लस 3 हिमाचल में जो है और राज्यसभा की सीट्स हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 साल होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि 4 जो हिमाचल में लोकसभा थी उनमें 2024 में 71.45% टर्नआउट हुआ। 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उनमें 72.42% रहा था। इस बार 0.97% लेस जो है वो वोटिंग परसेंटेज रही है। मंडी में जो है वो हमें सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज 73.97 देखने को मिली। उसके बाद हमीरपुर में 72.28, उसके बाद शिमला में 71.70, उसके बाद कांगड़ा में 68.15%। तो ये वोटिंग टर्नआउट जो था वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो था वो अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो था वो रही थी। अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट जो जीत कर आते हैं, कांगड़ा से जो मंडी की हम बात करें तो कंगना रनौत यहाँ से जीती थी। हमीरपुर से हम बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर जीते थे। शिमला से बात करते हैं तो सुरेश कुमार कश्यप जीते थे। कांगड़ा से बात करते हैं तो राजीव भारद्वाज जो था वो जीते थे। तो इन जीते हुए कैंडिडेट्स के नाम भी पता होने चाहिए, पता भी होना चाहिए कि कौन सा किस विधान लोकसभा से जो है वो जीता हुआ है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। आगे चलते हैं। अच्छा, परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन टर्म ऑफ एरिया इनमें से सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है 4 लोकसभाओं में से, तो इन टर्म ऑफ एरिया ये जो मंडी लोकसभा है, मंडी लोकसभा जो है वो सबसे बड़ी लोकसभा जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पर्सन ऑफ विच एज ग्रुप आर कवर्ड अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई गई है। इसमें बोलते हैं कि किस आयु वर्ग के व्यक्ति को जो है वो कवर किया जाता है, कौन से आयु वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर 18 से 50 साल के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इस जीवन ज्योति बीमा योजना में होता क्या है वो हम देखते हैं। ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसमें जो है लाइफ कवर दिया जाता है। इसमें जो पैसे कटते हैं वो पर एनम कटते हैं, यानी कि 436 रुपये। अगर आपका जैसे मान लो किसी बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में खाता है तो आप अपने 436 रुपये वहाँ से कटवा सकते हैं और पर एनम वो 436 रुपये कटते रहेंगे और उसमें जो है 2 लाख का हेल्थ कवरेज जो है वो मिल जाता है। लाइफ कवरेज ही वो होता है। इन केस ऑफ किसी की डेथ हो जाती है तो उनको जो है ये प्रीमियम मिलता है। तो ये 2 लाख तक का जो है वो यहाँ पर कवरेज मिलता है। 1 जून को जो है ये हर साल जो है वो रिन्यू होती है और सितंबर 2023 तक बैंक में जो है वो 8.21 लाख कंज्यूमर जो था वो इस प्लान के थ्रू जो था वो खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। तो ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिंपल, अगर आपको भी अगर अपना ये लाइफ कवर करवाना हो तो कुछ नहीं, बैंक में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि मुझे ये करना है। वो इनफैक्ट अगर कोई अच्छा हो तो वो फॉर्म भी आपका भर देंगे और साइन वगैरह आपके लेकर आपके अकाउंट से हर साल 436 रुपये कटते रहेंगे और ये कवरेज जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स जो है वो अलग अलग चलती हैं, परंतु एज ग्रुप इसमें 18 से 50 साल के लोगों को कवर किया जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखना है इसमें एज ग्रुप जो है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा ना वो एज ग्रुप के ऊपर ही बनेगा। और ये भी बन सकता है कि कितने का कवरेज मिलता है, तो वो भी आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है वो 2 लाख रुपए का कवरेज जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच यूनिट ऑफ आर्मी डिड लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह इंदौरा हु गॉट महावीर चक्र इन 1948 बिलोंग। तो बोलते हैं 1948 में महावीर चक्र दिया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल कमन सिंह इंदौरा को। बोलते हैं ये किस इकाई से थे, ये आर्मी की कौन सी जो था वो रेजिमेंट से जो था वो संबंध रखते थे। अगर हम बात करें कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था, इनको महावीर चक्र मिला था और ये जो था वो गढ़वाल राइफल से जो था वो संबंध रखते थे। गढ़वाल राइफल जो था वो इनकी रेजिमेंट हुआ करती थी उस टाइम। 1948 में अगर हम बात करते हैं 1947-48 में जो था वो युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें इनको अपनी बहादुरी दिखाने के लिए जो था ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र के ऊपर जो है वो ज़रूर क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश से अभी तक 4 लोगों को परमवीर चक्र मिल चुका है। सबसे पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को मिला था। मेजर सोमनाथ शर्मा थे, मरणोपरांत इनको मिला था और इनको 1947-48 का जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें जो इन्होंने बहादुरी दिखाई थी उसके लिए दिया गया था। ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ये कौन सी रेजिमेंट से संबंध रखते थे, तो
जो कुमाऊं एक कर रेजिमेंट है, 4 कुमाऊं कर वहाँ से उससे जो था ये संबंध रखते थे। और अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर मेजर धन सिंह थापा को दिया गया। धन सिंह थापा को 1962 में जो इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था वहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए दिया गया था। और ये जो धन सिंह थापा थे ये 1/8 गोरखा राइफल से जो था वो संबंध रखते थे, 1/8 गोरखा राइफल से, इस तरह से 1/8 गोरखा राइफल से ये संबंध रखते थे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया। विक्रम बत्रा को जो ऑपरेशन विजय चला था पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, उसमें इन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। और कैप्टन विक्रम बत्रा जो था वो 13 JAK इनके जम्मू और कश्मीर जो राइफल है उससे जो था वो संबंध रखते थे। और चौथे नंबर पर राइफलमैन संजय कुमार हुआ करते थे, इनको जो था वो दिया गया था। इनको भी ऑपरेशन विजय में 1999 में बहादुरी दिखाने के लिए दिया गया था। ये भी 13 JAK राइफल से जो था वो संबंध रखते थे। तो इस तरह से अलग अलग राइफल्स भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन यही पूछा जाए कि किसको कौन सा अवार्ड मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह जो थे इनको तो महावीर चक्र मिला था, परंतु परमवीर चक्र महावीर चक्र से बड़ा होता है, तो वो हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं धर्मचंद नाटक वॉज रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो धर्मचंद नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? धर्मचंद नाटक भी इंपॉर्टेंट है और ये मानिक चंद के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मानिक चंद ने धर्मचंद नाटक को जो था वो लिखा था। हम थोड़ा सा जानते हैं यहाँ से इस धर्मचंद नाटक के बारे में। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं तो धर्मचंद कांगड़ा के एक राजा हुआ करते थे। धर्मचंद का जब कार्यकाल हुआ करता था तो उस दौरान उनके जो दरबार था उसमें जो था वो एक मानिक चंद कर भट्ट हुआ करते थे, जिनके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसको धर्मचंद नाटक नाम दिया गया था और जिसका शीर्षक उन्होंने ये रखा था। इसमें जो था वो इन्होंने कांगड़ा के एक राजा हुआ करते थे इससे पहले रूपचंद का वर्णन भी किया है। और रूपचंद और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के बारे में जो था वो इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कांगड़ा का कौन सा राजा फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था? तो वो रूपचंद जो था हुआ करता था। और रूपचंद का मेंशन जो है वो हमें इस नाटक में देखने को भी मिलता है। धर्मचंद नाटक में भी 1365 में जो था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कांगड़ा पर आक्रमण जो था वो किया गया था और रूपचंद उस टाइम यहाँ का राजा हुआ। कहते हैं कि जब अकबर राजा बना था तो अकबर जो था वो सिकंदर शाह का पीछा कर रहा था। सिकंदर शाह पंजाब पर भी कई बार अपना कंट्रोल कर चुका था, तो सिकंदर शाह का पीछा कर रहा था वो। उसके ऊपर आक्रमण करने के बाद उसका पीछा कर रहा था। पीछा करते करते जो था वो नूरपुर और पठानकोट के बीच में आ पहुंचता है। तो सिकंदर शाह क्या करता है, नूरपुर और पठानकोट के बीच में एक मानकोट किला होता है, उस किले में खुद को बंद कर लेता है। 6 महीनों तक मानकोट किले का घेराव किया जाता है और सिकंदर शाह को आखिरकार आत्मसमर्पण जो है वो करना पड़ता है और मानकोट का किला अकबर के हाथों में उस टाइम आ गया था। और कहा जाता है कि उस टाइम कांगड़ा के राजा धर्मचंद हुआ करते थे। धर्मचंद ने भी जो था वो यहाँ पर अकबर की सहायता जो था वो की थी। तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन लिंक कर कुछ बने तो पता होगा, तो आप कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ टिक कर पाएंगे अच्छे से। अच्छा, आज शिवरात्रि भी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर विधानसभा इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश डिड BSP विन अ सीट। तो बोलते हैं कि ये जो बहुजन समाज पार्टी थी इसके द्वारा हिमाचल में कौन सी विधानसभा के इलेक्शन थे जब एक सीट जो था वो जीती गई। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिटेल से आपको बताया था कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी जो था वो हिमाचल में एक बार सीट जीती गई थी। वो कौन सा ईयर था अभी आप कमेंट करके बताइए। और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें हैं वो भी कमेंट करके जो है वो बताइए। टेलीग्राम पर PDF अवेल करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।